गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, किस तरीके से उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है। तो अगर हम यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए दो प्रोसेसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोसेस का नाम होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक प्रोसेस का नाम होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म या फिर इसको मल्टीप्लायर भी कहते हैं। और जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो इस तरीके से यहाँ पर दो प्रोसेसेस को मिला के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन को बढ़ाया जाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा कहाँ होता है? पूरा प्रोसेस किडनी में चलता है, ऑब्वियस सी बात है। तो किडनी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स वाला हिस्सा। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। अब ये दोनों रीजन्स है, इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत वेरी करता है, यानी कि जो इनकी ऑस्मोलैरिटी है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें सबसे पहले वाले में अगर हम देखें तो इसकी जो होती है वो होती है 300 तो यहाँ पर लीटर। वहीं अगर हम इसके दूसरे की देखें तो दूसरे की यहाँ पे वेरी करती है 1200 तक। दूसरे वाले की यानी कि मेड्यूला की कितनी जा सकती है? 1200 तक ये जा सकती है। यानी कि इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। अब ये किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से मेड्यूला में इतने ज्यादा सॉल्यूट आते हैं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि मेड्यूला में किस तरीके से जो मिली ऑस्मोलैरिटी होती है वो ज्यादा मेंटेन की जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है? मेनली इसमें जो रोल आता है वो हेनलेस लूप का आता है। हेनलेस लूप जो नेफ्रॉन का पार्ट होती है। अब नेफ्रॉन जो है वो दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेनलेस लूप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हेनलेस लूप बहुत ज्यादा लंबी होगी तो उस टाइप के नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, और अगर नेफ्रॉन छोटी होगी तो इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो यहाँ पर जो मेनली नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है जक्स्टा मेड्यूलरी, जिसका जो नेफ्रॉन है वो काफी लंबा होता है, काफी डीप तक जाता है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस पूरा शुरू कैसे होता है? सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो है ये नीचे की तरफ जा रही है हेनलेस लूप, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है उसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑस्मोलैरिटी है, मिली ऑस्मोलैरिटी है, वो यहाँ पर बाहर के कंपैरेटिवली कम है। अगर यहाँ पे 400 यहाँ पे 380 है, यहाँ पर 600 यहाँ पे 580 है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? इसकी वजह से यहाँ पर H2O बाहर डिफ्यूज करेगा, क्योंकि H2O हमेशा ऐसी जगह से जाता है जहां पर कम ऑस्मोलैरिटी हो एज कंपेयर टू बाहर। तो हमेशा वो लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर H2O ऐसे ऐसे बाहर जाता रहेगा। और वहीं ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इम्पर्मिएबल टू सॉल्यूट्स होता है। यहाँ से सोडियम नहीं मूव कर पाएगा, क्लोराइड नहीं मूव कर पाएगा, सिर्फ यही मूव करेगा। जिसकी वजह से धीरे 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 इतना पानी लूज करने की वजह से इसकी जो मिली ऑस्मोलैरिटी वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि उसने इतना पानी लूज कर दिया। अब इसके बाद जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा, यानी कि जैसे जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आएगी, वैसे वैसे यहाँ से क्या होने लगेगा? वैसे वैसे यहाँ से सोडियम और क्लोराइड क्या करने लग जाएंगे? डिफ्यूज करने लग जाएंगे। ये यहाँ से डिफ्यूज करने लग जाएंगे। अब धीरे धीरे जो है इसका और यहाँ का अमाउंट इक्वल होने लगेगा। स्टिल यहाँ पर इसको क्या करना है? इसको चीजों को बाहर फेंकते रहना है, बाहर फेंकते रहना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेगा ये? इसके लिए यहाँ पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्ट करेगा सोडियम और क्लोराइड का फ्रॉम लूप ऑफ हेनले टू दी फ्लूइड। फ्लूइड किसका है? मेड्यूला का फ्लूइड है, यहाँ पे जो बाहर फ्लूइड प्रेजेंट है। अब ये किस तरीके से होता है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से सेल्स, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं में से एक सेल को हम जूम करके नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर समझे इस तरीके से मैंने एक सेल को जूम किया। इस तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इस तरफ यहाँ पे ल्यूमन प्रेजेंट है जो कि नेफ्रॉन की, और इस तरफ यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये किसका है? ये यहाँ पे है मेड्यूला का। यहाँ पर जो ल्यूमन वाली साइड है उसको आप बोलते हो एपिकल साइड, और जो ये दूसरी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं बेसोलेटरल साइड ऑफ द सेल। ये जो सेल है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं स्क्वैमस सेल। इसको बोला जाता है स्क्वैमस सेल। अब ये प्रोसेस किस तरीके से चलेगा? यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक पंप जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या करता है? ये एटीपी को यूज करता है, जिसकी वजह से ये 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को ये क्या करेगा? अंदर लेगा।
तो सेल से इसने 3 सोडियम को बाहर भेजा। इसको भेजने के लिए इसको क्या लगी, एनर्जी लगी। एनर्जी लगी इसलिए मैंने इस प्रोसेस को क्या बोला कि इसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया है। पर अब इसके पास ये सोडियम आया कहां से, तो इसने ये सोडियम उठाया था ल्यूमन से। ल्यूमन और इसके बीच में यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल, जो कि क्या करेगा, जो कि को ट्रांसपोर्ट करेगा सोडियम का, क्लोराइड का और पोटेशियम का। ये इन तीनों का क्या होता है, को ट्रांसपोर्टर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो है वो ल्यूमन से सेल के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर अंदर आते हैं, अंदर आते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है फिर यहाँ से यहाँ मूव कर पाता है। अब सोडियम यहाँ से हमेशा बाहर जाता रहता है, इसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है, जिसकी वजह से सोडियम यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से डिफ्यूज करके अंदर आ सकता है, क्योंकि सोडियम यहाँ से बाहर जा रहा है, एक्टिवली बाहर जाते रह रहा है, बाहर जाते जा रहा है, बाहर जाते जा रहा है, तो सोडियम का अमाउंट कम होते रहा है, तो यहाँ से फिर सोडियम क्या हो रहा है, डिफ्यूज होकर अंदर आ सकता है, अंदर आ सकता है, अंदर आ सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ से जो पोटेशियम और क्लोराइड है उसका भी को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होगा, और पोटेशियम और क्लोराइड भी जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते रहेंगे। इसके अलावा कुछ पोटेशियम जो है यहाँ से वापस भी चले जाएगा, उसका भी यहाँ पर चैनल प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू वो वापस भी जा सकता है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट मूवमेंट हो रहा है वो यहाँ पर किस तरीके का चल रहा है। नेट मूवमेंट में सोडियम और जो क्लोराइड है वो मूव कर रहे हैं आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम और यहाँ पर क्लोराइड जो है वो मूव करे, पोटेशियम तो फिर से वापस भी आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है पोटेशियम, लेकिन नेट जो है सोडियम और क्लोराइड बाहर जा रहे हैं, और इस प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी लग रही है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से भी सोडियम और क्लोराइड बाहर निकलते जा रहा है एक्टिवली। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, एक्टिवली हो रहा है। विद दैट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये इम्पर्मिएबल होता है वाटर के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर नहीं निकलेगा, यहाँ से सिर्फ सोडियम क्लोराइड निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेड्यूला का ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इस ल्यूमन से, और इस तरीके से यहाँ पर जो है इसकी मिली ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की जाएगी। तो पहला रीजन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सबसे पहला रीजन क्या है कि यहाँ पर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था वो सिर्फ और सिर्फ H2O के लिए परमिएबल था, सबसे पहला ये रीजन है। दूसरा यहाँ पर क्या रीजन होता है कि जो Na और Cl जो होता है वो यहाँ से मूव आउट कर जाता है, कहाँ से मूव आउट कर जाता है, फ्रॉम दी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ये मूव आउट कर जाता है, तो इसका दूसरा रीजन ये है। अब हम यहाँ पे तीसरे रीजन की तरफ जाएं तो तीसरा रीजन आता है डीसीटी की तरफ से। तीसरा यहाँ पर ये जो डीसीटी होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उससे यहाँ पर रीजन आता है। अब हम यहाँ पर डीसीटी को ध्यान से देख लेते हैं कि उसमें क्या चलता है। तो डीसीटी यहाँ पे मैंने बना रखी है, डीसीटी की एक सेल को हम जूम करके देखते हैं। इस तरफ यहाँ पे ल्यूमन है जिससे क्या मूव कर रहा है, जिससे यहाँ पर यूरिन मूव कर रहा है, और यहाँ पर ये बाहर की जगह है। तो यहाँ पर डीसीटी के जो ये सेल है इसके पास भी क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए भी एटीपी लगेगी, तो ये भी प्रोसेस कैसा है, एक्टिव प्रोसेस है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है कैल्शियम सोडियम को ट्रांसपोर्टर, जो कि क्या करेगा, जो कि कैल्शियम को बाहर भेजेगा और सोडियम को यहाँ पर ये क्या करेगा, अंदर लेकर आएगा। कैल्शियम को बाहर भेजेगा और सोडियम को यहाँ पे ये अंदर लेकर आएगा। अब इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से यहाँ पर सेल में सोडियम का अमाउंट कम होगा, जिसकी वजह से ल्यूमन से सोडियम यहाँ पे डिफ्यूज हो सकता है, और इसके साथ साथ क्लोराइड भी डिफ्यूज हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम बाहर ज्यादा मूव कर रहा है, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो ल्यूमन से सेल के अंदर आ सकता है। सिमिलरली कैल्शियम बाहर जाए जा रहा है, तो ल्यूमन से सेल में कैल्शियम की भी एंट्री हो सकती है। तो इस तरीके से फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनली ये चीज हो रही है कि ल्यूमन से आप आयंस को छीनते जा रहे हो, छीनते जा रहे हो, छीनते जा रहे हो और बाहर भेजते जा रहे हो। तो इसकी वजह से जो ये फ्लूइड है ये और डाइल्यूट हो जाएगा। फ्लूइड क्या हो जाएगा, और डाइल्यूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लगभग 100 से लेकर 104,
और ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर, ये क्या नहीं होता, ये इम्पर्मिएबल होता है वाटर के लिए। ये यहाँ पर क्या होगा, इम्पर्मिएबल टू H2O होगा, जिसकी वजह से यहाँ से क्या हो रहे हैं, यहाँ से जो आयंस है वो निकलते जा रहे हैं और जो यूरिन है वो और डाइल्यूट होता जाएगा। अब इसके बाद जो रीजन होता है, तीसरा रीजन होता है लास्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का जो ये रीजन आता है ये दो पार्ट्स में आता है। एक हिस्सा आएगा मेड्यूलरी वाले रीजन में और एक हिस्सा आएगा कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। तो यहाँ पर इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक कलेक्टिंग डक्ट का पोर्शन आएगा कॉर्टेक्स में और एक इसका पार्ट आएगा मेड्यूलरी रीजन। तो यहाँ पर किस तरीके की कहानी चलती है, समझो आपकी बॉडी में अगर पानी कम है, आपने बहुत कम पानी पिया, आप समझो डेजर्ट विजिट करो, आपके पास पानी बहुत कम है, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है ADH, एंटी डायरुरेटिक हार्मोन। अगर आपकी बॉडी ने एंटी डायरुरेटिक हार्मोन रिलीज किया, यानी कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी वाटर रीएब्सॉर्प्शन करवाना शुरू करेगी। अब ये जो वाटर रीएब्सॉर्प्शन करवाएगी, ये मैसेज किसको देगी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को ये मैसेज देगी। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को बोला जाएगा कि तुम्हारी बॉडी में बहुत कम पानी है, तुम वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करो। तो यहाँ पर ये क्या करने लगेगी, ये वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करने लगेगी। और यहाँ पर ये जो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होगा ये किसके थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अंदर जो है बहुत कम है, अंदर कितनी है 100 या फिर 150 है, बाहर है 300। तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी यहाँ पर क्या करेगा, पानी यहाँ पर बाहर जाता जाएगा, बाहर जाता जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे पानी बाहर जा रहा है। तो ये वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो और कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने कहा कि ADH का अमाउंट कम होगा, अगर ADH का अमाउंट कम है तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन भी कैसा होगा, इधर से वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कम होगा। अगर वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कम होगा तो इसमें यहाँ पर क्या बनेगा, डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा, आपका यूरिन में पानी ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा हिस्सा आता है, उसके बाद यहाँ पर मेड्यूला का हिस्सा आता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स अब मेड्यूला के हिस्से में प्रेजेंट है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यूरिया जो है वो डिफ्यूज करता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर NaCl का भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ से चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मूव करता रहेगा ताकि जो मेड्यूलरी रीजन है इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा रहे एज कंपेयर टू ल्यूमन। मेड्यूलरी रीजन की क्या रहे, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म था, इसने यहाँ पर क्या की, इसने यहाँ पर एक ऑस्मोलैरिटी को जनरेट किया। इसने यहाँ पर क्या बनवाया, इसने यहाँ पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को क्रिएट किया। इसने इसको क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, अभी हमने पूरा प्रोसेस देखा है। अब यहाँ पर इसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, इसके बाद आता है काउंटर करंट एक्सचेंज वाला प्रोसेस। ये इस ऑस्मो ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करेगा, जो आपने क्रिएट किया उसको मेंटेन करेगा। अब ये मेंटेन किस तरीके से करता है, आइए हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। हमने इस तरीके से यहाँ पर देखा था कि ऐसे हेनलेस लूप जा रही थी, इस तरीके से यहाँ पर हेनलेस लूप जा रही है। यहाँ पर इसी के ही पैरेलली कौन जा रही होती है, इसी के ही पैरेलली वासा रेक्टा नाम की एक ब्लड वेसल ट्रैवल कर रही होती है। इस तरीके से यहाँ पर जाती है वासा रेक्टा। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो ब्लड है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो यूरिन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर किस तरीके से चलेगा, ये जो है ये वासा रेक्टा है। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या चलता है, वासा रेक्टा जैसे जैसे नीचे जा रही है, यानी कि जैसे जैसे वासा रेक्टा डिसेंड डाउन हो रही है, वैसे वैसे ये क्या करती है, वैसे वैसे ये वाटर को रिलीज करते हुए जाती है, वाटर को रिलीज 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 करते हुए जाएगी। वहीं ये किसको ले लेती है, ये यहाँ से सॉल्यूट्स को ले लेती है, ये यहाँ से क्या करेगी, सॉल्यूट्स ले लेगी, सॉल्यूट्स ले लेगी, जिसकी वजह से इसकी जो यहाँ पर मिली ऑस्मोलैरिटी है वो धीरे 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 करके बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो यहाँ पर आके आके बढ़ती जाएगी। H2O निकालती जा रही है, सॉल्यूट्स लेती जा रही है, H2O निकालती जा रही है, सॉल्यूट्स लेती जा रही है। तो उसके बाद जब ये असेंड करेगी, ये ऊपर जाएगी, इस कंडीशन में ये H2O को निकालेगी नहीं, ये H2O को वापस से अपने अंदर लेगी, इस तरीके से H2O को वापस से अपने अंदर लेगी और सॉल्यूट्स को क्या करेगी, सॉल्यूट्स को इस तरीके से रिलीज करेगी।
जिसकी वजह से अब पानी जैसे जैसे अंदर आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर इसका क्या होता जाएगा, इसकी यहाँ पर जो मिली ऑस्मोलारिटी वो धीरे 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 करके कम 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 होती जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से ये क्या चल रहा है, यहाँ पर यूनिट इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों मूव करें, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसका भी बेसिकली क्या रोल होता है कि मेंटेन करके रखिए जो ऑस्मोलारिटी हमने अभी क्रिएट किया, जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हमने क्रिएट किया उसको मेंटेन करके रखें। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने प्रोसेस पूरा किया कैसे था। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली थी वो पानी के लिए परमिएबल थी लेकिन सोडियम क्लोराइड के लिए इम्पर्मिएबल थी, तो पानी बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से उसकी मिली ऑस्मोलारिटी बढ़ती जा रही थी। फिर वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वैसे वैसे सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालते जा रहा था। अब इस कंडीशन में जो पानी है वो क्या होता जा रहा था, पानी जो है वो डाइल्यूट होता जा रहा था, और जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो रहा था। इसी में डीसीटी ने भी क्या किया, और सॉल्यूट्स को बाहर निकालते गया, जिसकी वजह से फ्लूइड और डाइल्यूट हो गया। अब अगर आपको इसको कॉन्सेंट्रेट करना है तो इसमें रोल आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। अगर यहाँ पर एडीएच होगा तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वाटर को काफी ज्यादा रीएब्सॉर्ब करेगा, वहीं अगर यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगा तो वाटर जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में ही निकल जाएगा, यानी कि यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड रहेगा। और इस पूरे प्रोसेस में हम एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करें। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस चलता है। होप दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू, आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।